और वस्तुतः 3 प्रकार के ज्ञानी होते हैं। एक तो जो ध्यानी होते हैं, ध्यान से ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और दूसरे जो शिक्षा के क्षेत्र में आकर अध्ययन मनन चिंतन करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और एक ज्ञानी वो होते हैं जो दोनों से इतर होते हैं, वो अपने दायित्व के कारण ज्ञानी हो जाते हैं। तो कुलपति पद ऐसा होता है कि दायित्व के चलते उससे विभिन्न प्रकार का ज्ञान होता है। ज्ञानी मेरे अत्यंत प्रिय प्रोफेसर रामशंकर जी, आज एक कार्य और मैंने देखा विशेष रूप से, एक तो शुरू करूँ, जिस बच्चे ने सरस्वती वंदना की ऐसे मिस्टर भानु प्रताप पांडे, और पहली बार देखा कैमरे पर देवी प्रसाद सिंह को, अच्छा लगा कि यह भी एक स्किल है और बहुत अच्छा स्किल है। जरूरी नहीं कि जिस क्षेत्र में हम अपनी आजीविका प्राप्त किए हों वही हमारी विशिष्टता का क्षेत्र हो। हमारी विशिष्टता का क्षेत्र कुछ भी हो सकता है जिसमें हमारी रुचि हो। तो बहुत सारे शिक्षक हैं जो बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, वो भी एक स्किल है। बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो हाथ देख लेते हैं, बहुत ऐसे शिक्षक हैं जो माथ देख लेते हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं जो साथ देख लेते हैं। बहुत कुछ चलता रहता है और देखकर हम करते हैं। वस्तुतः अर्थशास्त्र में हम अर्थ की अर्थवत्ता पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, और जिस क्षेत्र में हम हैं वो एक ऐसा क्षेत्र है, विशिष्टतम क्षेत्र हमारे समाज का, हमारे देश का और हमारी भौगोलिक परिस्थिति का, जहाँ अर्थ की व्यर्थता पर विचार किया जाता है। हम आप सभी जानते हैं कि इस धरा पर सृजित धर्म का कोई अर्थ नहीं होता। आपके पास 10 भवन हो तो भी आप रहेंगे किसी एक ही कमरे में, 10 गाड़ियां हो तो भी चलेंगे किसी एक ही गाड़ी से, एक साथ 10 घरों में नहीं रह सकते। मुझे आश्चर्य होता है कि बहुत सारे लोग विभिन्न शहरों में घर बनवा लेते हैं, वो कब कहाँ रहेंगे मेरे समझ में नहीं आता, रहेंगे कहीं एक ही जगह। ये जो अर्थ की अर्थवत्ता है, ये अर्थशास्त्र की देन है कि हम पूंजी सृजित करें, पूंजी निवेश करें और पूंजी संग्रह करके खूब ज़्यादा बढ़ा लें, और वस्तुतः सुखवाद की ओर ले जाना कि हमारे पास संसाधन हो, हमारे पास सुविधा हो। अर्थशास्त्र में यही सुलभ करा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है अर्थशास्त्र का वो है आजीविका का, कि हम इस धरा पर हैं तो हमें खड़ा होने के लिए कोई स्थान चाहिए, और जीवन संचालन के लिए आजीविका का कोई न कोई माध्यम चाहिए। ये अर्थशास्त्र की बहुत बड़ी देन है। इसीलिए हमारे देश के जो सबसे ज्ञानी आचार्य, जिन्होंने व्यवस्था के बारे में बहुत कुछ कहा, अर्थशास्त्र के बारे में, राजनीति शास्त्र के बारे में, अध्यात्म शास्त्र के बारे में, उन्होंने अपनी किताब का नाम ही रखा अर्थशास्त्र, चाणक्य ने। तो उन्होंने बताया भी कि हमारे देश में इससे पहले अर्थशास्त्र की परंपरा रही है, बहुत सारे आचार्यों ने इसे लिखा है, हम केवल संकलन कर रहे हैं या उसका नए सिरे से भाष्य कर रहे हैं। हमारे देश की परंपरा में है, इन्होंने सुना है यहाँ के बारे में, वो ज़्यादा प्रामाणिक है। वस्तुतः सत्य को हम 3 तरह से देखते हैं। एक वह सत्य होता है जिसे पठित सत्य कहते हैं, कि हमने जो पढ़ लिया वही सत्य। हमने पढ़ लिया ब्राजील के जंगल दुनिया के लिए फेफड़ा का काम करते हैं, हमने देखा नहीं। एक सत्य है जिसे प्रतीत सत्य कहते हैं, हमने अनुमान कर लिया कि एक ऐसा सरोवर है यहाँ अनूपपुर जिले में जिसमें पारस पत्थर होता है, हमने अनुमान कर, प्रतीत सत्य है। हमने मान लिया कि पारस पत्थर तो होता ही होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, पारस परस की धातु जो है होता है, लेकिन एक प्रतीत सत्य है, हमने देखा नहीं है, मान लिया इसको होता ही होता है। और एक सत्य होता है जिसे अनुभूत सत्य कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण सत्य अनुभूत सत्य है, जिसका हम अनुभव करते हैं। हम हवा देख नहीं रहे हैं, हवा को सुन भी नहीं रहे, लेकिन हवा का अनुभव कर रहे हैं कि हवा से ही हमारा जीवन संचालित है। तो ऐसे अनुभूत सत्य हैं जो इस संसार को संचालित करते हैं। वस्तुतः ऊर्जा को हम देख नहीं रहे, लेकिन हम ऊर्जा का अनुभव करते हैं। उसके कुछ माध्यम देखते हैं, सूर्य की ऊर्जा है, अग्नि की ऊर्जा, हम उन्हें देखते हैं, लेकिन जब अनुभव कर लेते हैं, अग्नि चमकती है, दमकती है, गमकती है, दिखता है, लेकिन जब हाथ रखते हैं तब पता चलता है कि जला भी थी। सागर बहुत अच्छा है, रत्नाकर है सागर, लेकिन जब हम उसमें जाएंगे
और उससे लड़ेंगे तो डुबा भी सकता है रत्न देने के साथ साथ। तो ये अनुभव के सत्य हैं। अनुभूत सत्य हमें सुरक्षा देता है, अनुभूत सत्य हमें संरक्षण देता है। यह जो कौशल है यह अनुभूत सत्य का विषय है। हम लोगों ने बहुत सारी बातें अभी की, आने वाले सत्रों में आप लोगों को पेपर लेके आए होंगे, पढ़ेंगे भी, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में जो रामशंकर जी ने कहा उससे बेहतर बात नहीं। हम इनका कौशल विकास नहीं करने वाले हैं, इनके कौशल से हम शिक्षित और दीक्षित होने वाले हैं। कुछ सामान्य उदाहरण आपको बताएं तो जल किस जमीन के अंदर है इसे पता करने के लिए हम वहाँ बोरिंग करते हैं। कई बार हम विफल हो जाते हैं, हमने बड़ा प्रयास किया लेकिन पानी नहीं निकला। हम धातु कहाँ है यह पता करने के लिए मेटलर्जी का आश्रय लेते हैं। हम कई प्रकार की खनिज संपदा को नीचे से निकालते हैं, तब पता चलता है कौन सा खनिज है अथवा नहीं। हम इस क्षेत्र के ऋणी हैं, पूरा समाज, पूरा राष्ट्र, पूरी दुनिया ऋणी है। इस क्षेत्र में वे लोग पाए जाते हैं जो धरती पर घूमकर और पदचाप से बता सकते हैं कहाँ पानी है, और वहाँ बोरिंग करने में पानी मिल जाता है। इसलिए जब इंजीनियरिंग विभाग के लोग यहाँ बोरिंग लगाते हैं तो यहाँ के लोगों के कौशल का सहयोग लेते हैं कि एक व्यक्ति हाथ में नारियल लेकर घूमता है और एक विशेष स्थान पर नारियल रख के बता देता है यहाँ पानी है। ये कौशल अगर यह समुदाय वह पहाड़ पर घूमकर झूमकर बता सकते हैं और केवल हथेली से पीट करके कि किस जगह पर लौह अयस्क है। बाक्साइड तो हम देखते ही हैं, उस पर पूरी फिल्म है हमारे विश्वविद्यालय के पास, और वो अभी मैं लेकर के आया था मध्य प्रदेश सरकार के सौजन्य से, और जो हमारे विश्वविद्यालय के पास है। वो बता सकते हैं कि कहाँ जमीन के अंदर धातु है, विशेषकर लौह अयस्क। उनके पास वह कला है जो बहुत दिनों से जिसका प्रयोग करते आए हैं। जंग रहित लोहा बनाने की विधा अगरिया समुदाय के पास है। हम लोग केवल ही जानते हैं कि हमारे देश में मेहरौली का स्तंभ जंग रहित लोहे का सबसे बड़ा प्रमाण है। उस लोहे को बनाने वाले अगरिया संप्रदाय के लोग इस क्षेत्र में, तो हम इनसे स्किल सीखें क्या हो सकता है। वनोपज एक शब्द हम लोगों ने सुना है, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत कहते हैं बी वोकल फॉर द लोकल एंड मेक द लोकल ग्लोबल। तीनों शब्द का भी प्रयोग करते हैं, स्किल, अप स्किल एंड री स्किल, कि हिंदुस्तान को बहुत आगे ले जाना। ये तीनों शब्द जो लोकल, वोकल, ग्लोबल, स्किल, अप स्किल, री स्किल, इसी क्षेत्र से निहित हो रहे हैं। हम लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में वन बहुत है और वनोपज से बहुत कुछ होता है। वनोपज से 5 तो स्पष्ट दिखलाई देते हैं, फ्रूट, फूड, फाइबर, फ्यूल और मेडिसिन। ये तो स्पष्टता दिखलाई देता है कि हम वनोपज से इतना प्राप्त कर सकते हैं। उसकी विधा क्या है और यही लोग बताते हैं कि कैसे गुलबकावली के फूल को हम एक विशेष संश्लेषण से द्रव में बना करके और नेत्र की ज्योति ठीक कर सकते हैं। बताते हैं इनके पास वह कला है। दुर्लभ फूल है जो विशेषता इसी क्षेत्र में पाया जाता है। दुनिया का सर्वाधिक सुगंधित पुष्प जिससे कोई एलर्जी किसी को नहीं हो सकती। बहुत सारे फूलों से एलर्जी होती है, बहुत सारे फूलों से कांटे भी चुभते हैं, लेकिन गुलबकावली से ऐसा नहीं। एक फूल में अनेक फूल निकल जाए, यह विधा इनके पास है। हम पत्र से पात्र बनता है नहीं जानते, लेकिन जो इस प्रकृति से जुड़े हुए लोग हैं वो पत्र से पात्र बना लेते हैं। आजकल हम लोग एंटी प्लास्टिक मूवमेंट चलाए हुए हैं, उसका एक ही उपाय है कि हम पत्र से बने पात्रों का प्रयोग करें। हम सभी मूलतः ग्रामीण अंचल से ही आते हैं। आप लोगों से कुछ होंगे, हो सकता है जिन्होंने गांव न देखा हो। हम लोगों ने देखा सजीवता क्या होती, कैसे बारी, दोना और पत्तल के माध्यम से हमारे यज्ञ में खाने की व्यवस्था करते हैं। यह विधा इनके पास है। कैसे घास से घरौंदा बनता है। हम लोग तो ईंटे से, पत्थर से घर बनाते हैं, यह तो घास से घर बना देते हैं। अद्भुत शिल्प है इनके पास। हम लोग आजकल जल संरक्षण की बहुत सारी विधाएं
विकसित कर रहे हैं कि नीचे कंक्रीट का फर्श बना दे जल सुरक्षित। मैंने अभी हाल ही में देखा कि जहाँ आप लोग जानते हैं परिसर में गुप्त नर्मदा जी की कृपा है, उसके ऊपर उस पार खेत में कुछ किसान लोग रोज आकर के मेड़बंदी कर रहे थे। मुझे नहीं रहा गया, हमने कहा आप तो ट्रैक्टर से भी मेड़बंदी कर सकते हैं, समतल कर सकते हैं। तो उन्होंने बताया नहीं, हम जो मेड़ बना रहे हैं वो जल संग्रह के लिए कर रहे हैं कि हम धान की भी खेती करेंगे और आने वाले दिनों में जिसमें पानी संग्रहित होगा और भी खेती कर लेंगे। हमने कहा पास जाते हमारे यहाँ पानी सूख जाता है, कह रहे उसके भी कुछ उपाय है। तो जल संग्रह का उपाय इनके पास है, जल संचय का उपाय इनके पास है, घर्षण वर्षण का उपाय इनके पास है, क्योंकि ये जानते हैं कि प्रकृति बंधन से जीवन चलता है, प्रकृति दोहन से जीवन नहीं चलता। आधुनिक विकास प्रकृति दोहन का विकास। हम सड़क बना लेते हैं, पेड़ काट देते हैं और उसी को विकास मान लेते हैं। ये भला हो इस समुदाय का क्या पूरी दुनिया को लगने लगी है। ऐसे ही ब्राजीली समुदाय को भी किया जाता है कि आप वृक्षों को हटाएंगे तो फिर एक दिन आप गैस चैम्बर में बैठ करके और उस लोक में पहुंच जाएंगे जहां से आप आए हुए। तो ये अगर जीवन को संरक्षित रखना है तो हमें इनकी तकनीकी का जरूर आश्रय लेना चाहिए। अब जो आधुनिक व्यवस्थाएं हैं जिसके लिए हम लोग स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं, उसकी संभावनाओं पर बात करें। अर्थशास्त्र के लोग 3 क्षेत्र बताते हैं। एक होता है जिसे ग्रीन सेक्टर कहते हैं, एक होता है जिसे ग्रे सेक्टर कहते हैं और एक होता है जिसे सर्विस सेक्टर कहते हैं। ग्रीन सेक्टर में कृषि व्यवस्था पूरे देश में पहले कोदो कुटकी होता, गायब हो गया। इन लोगों के पास वह कला है, वह तकनीक है कि कैसे कोदो कुटकी को हम विषम और प्रतिकूल परिस्थिति में भी उगा सकते हैं। और आज इनका जो एक कोदो कुटकी है, एक ब्रांड नेम है, उसकी ब्रांडिंग हमारे यूनिवर्सिटी द्वारा की जाती है, अमरकंटक कोदो। भारत सरकार की इच्छा है, माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम इनकी आय बढ़ाएं। इनके द्वारा जो उत्पन्न अन्न है उसकी ब्रांडिंग होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ जो उत्पन्न अन्न है वह स्वास्थ्य वर्धक है, स्वास्थ्य रक्षक है। उसके खाने से, यहाँ का चावल खाने से शुगर नहीं बढ़ेगा। हिंदुस्तान में आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा शुगर के पेशेंट हो गए हैं और इसका सारा श्रेय मैं व्यवसायिक वर्ग को लांछित नहीं करता, लेकिन उस व्यवसाय को करने वाले लोगों को है जिन्होंने खाने में कुछ ऐसा पदार्थ मिला रखा है, मिर्च मसाले में या तेल में, जिसके कारण उस परिवार में भी शुगर की व्याधि हो रही है जहाँ पहले कभी नहीं। डॉक्टर साहब लोग कहते हैं हेरिडेटरी डिजीज है, लेकिन शुगर जिस परिवार में कभी नहीं था हो जाए। अर्थात खाने पीने में जरूर कुछ ऐसा है। खाने पीने की शुद्धता अगर कहीं सुरक्षित है तो इस क्षेत्र में केमिकल का बहुत प्रयोग नहीं करें। अब हम अन्न उत्पादन की जब बात करने लगे कि बहुत ज़्यादा आपका अन्न उत्पादन हो जाए, फिर भी इन्होंने केमिकल का प्रयोग नहीं किया। हाँ, अब उन्नत किस्म की बीज यहाँ सुलभ होने लगी है। जिन केमिकल का प्रयोग किया जाना है वह नीम की पत्ती से बना हुआ केमिकल है, अर्थात जो प्रकृति के अनुकूल हो हम उसका प्रयोग करें। इसलिए जब इस क्षेत्र में कृषि विस्तार, विकास, अधिक उत्पादन की बात की है तो किस पर ध्यान दिया गया? लेमन ग्रास पर। यहाँ लेमन ग्रास हम उगाएं तो उसका तेल बहुत महंगा बिकता है, इनकी आय बढ़ जाए। सगंध पुष्पों की खेती करें तो इनकी आय बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। जो ट्रेडिशनल, जिन्हें हम मोटा अनाज कहते हैं, ज्वार, बाजरा, कोदो, कुटकी, हम सावा, टानून, ये नाम पता नहीं आप लोगों ने सुना है नहीं, वे लोग जरूर सुने होंगे जो हमारे परिवेश से आते हैं, कि उसका उत्पादन हो इस क्षेत्र में, तो यह स्किल, यह कौशल इनके पास है। कम पानी में जो उत्पन्न हो सके, कम समय में उत्पन्न हो सके, और पूरा भारत इनकी ओर निगाह लगाए हुए। तो ग्रीन सेक्टर में जिसे हम ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, हरित क्रांति, अब उसका भी पहला चरण बीत गया, दूसरा चरण बीत गया, अब तीसरा चरण। आप लोगों ने अरहर का नाम सुना। हमारे क्षेत्र में जहाँ से मैं आता हूँ, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, 3 जगह अरहर
काफ़ी बड़े पौधे होते, या वो क्षेत्र जहाँ छोटी बौने किस्म के पौधे होते हैं, बहुत ज़्यादा उत्पादन होता है। हिंदुस्तान में दलहन और तिलहन की बहुत ज़रूरत है, हम विदेश से मंगाते हैं। हमें उस क्षेत्र में यहाँ काम करना है कि दलहन तिलहन हम लोग समतल मैदान में लगाते हैं, मेड़ पर लगा देते हैं, इनसे सीख सकते हैं और उसमें कैसे अधिक उत्पादन हो, इस क्षेत्र में काम करना है। एक क्षेत्र ग्रीन सेक्टर है जिसमें खेती है, बागवानी है, अद्भुत पौधे इस क्षेत्र में होते हैं, अद्भुत फल इस क्षेत्र में होते हैं, जिनके ऊपर फोकस करना है और अधिक से अधिक उसका उत्पादन हो। ये जानते हैं उत्पादन क्या होता है, उसका संरक्षण क्या होता है। केवल विपणन की दुनिया से इनका लेना देना नहीं था, क्योंकि इन्हें आधुनिक सुविधाओं की बहुत जरूरत नहीं थी। हमने विकास के जो नए मानक बनाए उसमें सुविधाएं आ गई। स्वाभाविक है कि हम एक जगह एक ही स्थिति में नहीं रह सकते। विकास तो परिवर्तनशीलता का द्योतक है। हमारी आवश्यकताएं इनसे पूरी होनी है, इनकी आवश्यकताएं शेष दुनिया से पूरी होनी है। तो विकास एक साइक्लिक प्रोसेस है, इनके ऊपर भी समय का प्रभाव है। हमारा विश्वविद्यालय इसके बारे में विशेष ध्यान रखता है, इसीलिए पाठ्यक्रमों में जनजातीय विषय भी रखे जाते हैं, विमर्श भी रखे जाते हैं और व्यवस्था भी रखी जाती है। यह इस विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा मंतव्य भी है और उस पर हम लोग कार्य करते रहते हैं। जो वनौषधियाँ हैं, यह क्षेत्र उसका खजाना है। आधुनिक संदर्भों में हम उनका डॉक्यूमेंटेशन करें, सर्टिफिकेशन करें और फिर पेटेंट करा लें, फिर प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन हो, उससे इस क्षेत्र की आय बढ़ने वाली है। इस पर भी कई प्रोजेक्ट हमारे विश्वविद्यालय के पास हैं जिस पर काम हो रहा है। विशेष करके बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में और बॉटनी डिपार्टमेंट में इस पर ज़्यादा फोकस किया गया है। कृषि विज्ञान केंद्र में भी हम इस पर काम करते हैं। जो फल है इस क्षेत्र में, एक दुर्लभ फल इसी क्षेत्र में पाया जाता है। यहीं आने के बाद मैंने उसका नाम भी सुना, जिसे गुलाब रस कहते हैं, कोई और नाम भी होगा मैंने जाना। एक ऐसा फल जिसको खाने के बाद लगता है कि गुलाब के फूल का पूरा सुगंधित जल मुख में आ गया। तो ऐसे फलों का भी जो उनकी खेती है वो बढ़नी चाहिए। कृषि क्षेत्र में इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। नाशपाती होता है, बहुत कुछ, कोई ऐसा फल नहीं है जो इस क्षेत्र में ना होगा। जिसे हम ग्रे सेक्टर कहते हैं, यह हमारा कुटीर उद्योग है, जैसा शास्त्रीय लोग मुझसे चर्चा करते हैं। ग्रे सेक्टर में दो हिस्से होते हैं, एक कुटीर उद्योग का होता है और एक जो बड़े उद्योग होते हैं, जिसमें हम जानते हैं कारपेंट्री भी है और भी जितना हो सकता है, लौह कला है, फिर जो संरक्षण की कला है, संदेश देने की कला है। हम लोग अब तो सोशल मीडिया के दौर में हैं, इस क्षेत्र में भी हर हाथ में मोबाइल है, तो सूचनाएं उससे जाती हैं। हमें उस कौशल पर काम करना है। जब इस क्षेत्र में मोबाइल नहीं था, लेकिन अमरकंटक नर्मदा जी के पास बैठा हुआ व्यक्ति अपना संदेश बिना किसी मोबाइल, बिना किसी टेलीफोन के जबलपुर तक भेज देता। वो अभी एक कला इस क्षेत्र के पास, वह कला है पशु पक्षियों से संवाद की कला, ध्वनि मूलक संदेश। उस पर हमें अभी काम करना है इस क्षेत्र में। ये जो उद्योग हैं ग्रे सेक्टर के, लघु उद्योग और बृहद उद्योग, यहाँ संभावनाएं हैं। हम संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। कोयलांचल भी कहा जाता है, बॉक्साइट है तो एल्युमिनियम का अंचल भी यहाँ कहा जाता है। तो बहुत कुछ यहाँ है जिसका इस समुदाय ने एक दीर्घ अवधि से संरक्षण किया हुआ है। वहाँ संबंधित उद्योग लगाए जा सकते हैं। इसलिए अब सर्विस सेक्टर में होटल उद्योग खुल गए, बहुत सारे पर्यटन उद्योग खुल गए, उसमें समावेशन हो सकता है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके लिए हम लोग पढ़ते लिखते हैं, वह सर्विस सेक्टर कि हमें कोई न कोई सेवा करने का अवसर मिल जाए, आजीविका का साधन मिल जाए। वह भी दो प्रकार का, ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, संगठित क्षेत्र या कह लीजिए गवर्नमेंट सेक्टर में हम जाएँ, प्राइवेट सेक्टर में जाएँ,
उसकी भी संभावनाएं इस क्षेत्र में पर्याप्त हैं। अब जरूरत है कि आधुनिकता और परंपरा का हम आपस में समावेश करें। जो आधुनिक है उसे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाएं और जो यहाँ की परंपरा है उसे वैश्विक आवश्यकताओं के अनुकूल बनाएं। समायोजन इसका सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। सामयिक समायोजन करने से जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति हो। अब भारत सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम चलाया। हमारे ख्याल से पहला कार्यक्रम तो उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। मध्य प्रदेश ने भी शुरू कर दिया, पूरे देश में है। जब हम एक जिले के एक उत्पाद को उपयोग में लाएंगे और बाहर उसकी चर्चा करेंगे तो स्वयं ही समृद्धि वहाँ चली जाएगी। जो उत्पादन होता है उसका विपणन कायदे से हो, उसका संरक्षण कायदे से हो, तो बहुत कुछ संभव है। यह क्षेत्र तो रेवांचल भी कहा जाता है, रेवाखंड भी कहा जाता है। माँ नर्मदा की कृपा से आप्लावित क्षेत्र है, एक ऐसी नदी जिसका हम लोग दर्शन करते हैं। शुरू में पूनम जी ने बताया हम लोग नदियों में स्नान करने के लिए जाते हैं और यह तो ऐसी नदी है जिसका हम दर्शन करने के लिए। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ इन्हीं के शब्द से हमारा संबोधन शुरू होता है, नर्मदे हर। तो हमें इस क्षेत्र की समृद्धि का व्यापक पैमाने पर प्रचार प्रसार भी करना है। बाहर की दुनिया के लोग आकर देखें कि कैसे एक सरिता की परिक्रमा की जा सकती है। दुनिया में कोई ऐसी नदी नहीं जिसकी परिक्रमा की जाए। और परिक्रमा इसलिए करते हैं कि हम प्रकृति से तादाद में स्थापित करते हैं। प्रकृति की जो खूबियां हैं उसे हम जानते हैं और इन्हीं खूबियों के कारण जो 5 चीजें हैं, जीव जंतु जल जंगल और जमीन, इसमें संतुलन बना रहता है। उस संतुलन के लिए हमें कौशल विकास करना है। हमें इसी क्षेत्र से अन्न का वैकल्पिक विकल्प भी लाना है। विकल्प जिसे हम कंद मूल कहते हैं। इस धरा में बहुत कुछ है। आप सब जानते हैं कि हमारे ऋषि महर्षि हजारों हजार वर्ष तक चिंतनशील रहते थे सजीव होकर, और उनका आहार था फल और मूल, मूल अर्थात कंद। तो इस क्षेत्र में है, इस पर हमें कौशल का विकास करना है और इस क्षेत्र के लोगों का ज्ञान हमें लेना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परंपरागत ज्ञान पर बहुत ज़्यादा, ट्रेडिशनल विजडम, बुद्धिमत्ता, विवेक पर बहुत ज़्यादा बल है और उसकी थाती इस क्षेत्र में है, इस समुदाय में है। हमें उनसे लेना है जो आधुनिकता की मानवीयता है, उसको लेकर हमें उनके पास चलना है। और ये सब कुछ शिक्षा के माध्यम से होगा। शिक्षा से ही जागृति आती है, शिक्षा से ही विकास होगा। लेकिन शिक्षा वही नहीं जो केवल हम किताबों से अर्जित करते हैं, हमें उनके बीच में भी होना है। इसीलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में देश भ्रमण का विधान किया गया है कि आप जिस समुदाय को देना चाहते हैं पहले उनके बीच रहकर उनसे ले लीजिए, फिर देने का भाव रखिए। सबसे बड़ा दाता ईश्वर है, उसका जो प्रकट रूप है वह प्रकृति है। प्रकृति दाता है, हम सभी प्राप्त करता है। ये सभी प्रकृति पुत्र हैं जिन्हें हम जनजातीय समुदाय के लोग कहते हैं। उनसे हम प्रकृति की महत्ता को जाने, और जो हमने प्राप्त किया है इस आधुनिकता की दौड़ में, जो बहुत ज़्यादा सुविधाजनक तो नहीं है, लेकिन जिसे हम प्रगति कहते हैं, तो प्रगति के मानक उनके पास तक पहुँचाएं। वस्तुतः प्रगति का एक ही अर्थ होता है कि हम मानवीय बने रहें। मानवीयता संतोष में है, सहजता में है और सहयोग में है, जो इस क्षेत्र में बहुत अधिक है। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, इसलिए